नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, टेक्निकल कैंपेन लेकर आया है आप लोगों के लिए। जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डीआरडीओ, इसरो, ओएफबी, बीएचएल, ओएनजीसी, सेल, इसी तरह दोस्तों आप एनटीपीसी, इंडियन रेलवे आदि एग्जाम्स की टेक्निकल क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। बने रहें टेक्निकल कैंपेन के साथ। यहाँ हम सीखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। नो विद मोर फैक्ट की जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके साथ हम सीखने वाले हैं, समझेंगे यहाँ पर किस तरीके से हमने एमसीक्यू को सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा कैंपेन चल रहा है, इसमें आपको कैसे एनरोल होना है, कैसे आपको डे बाई डे अपनी स्किल को बूस्ट करना है और किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको चैनल को ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन एंड सब्सक्राइब करना है, देन प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू। ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम लाइक प्रिपरेशन, बेल, गेल, सेल, इसरो, डीआरडीओ, बी, आईयूसीएल, ओएनजीसी एक्सेट्रा एग्जामों के लिए टेक्निकल कैंपेन के द्वारा एक अभियान चलाया गया जो कि आईटी स्टूडेंट को तैयारी करा रहा है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के अपने सेशन की ओर। आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट इज नेसेसरी टू, लुब्रिकेंट क्यों आवश्यक होता है मशीनों में? रन द मशीन स्मूथली टेकिंग लीस्ट लोड, कम लोड पर मशीन को स्मूथली चलाने के लिए। रन द मशीन क्विकली, मशीन को क्विकली चलाने के लिए, जल्दी चलाने के लिए। या फिर स्टॉप द मशीन इमिडिएटली, स्टॉप द मशीन इमिडिएटली। ठीक है, ये भी। और लास्ट जो ऑप्शन है हमारा, प्रोड्यूस वर्कपीस द ग्रेटर एक्यूरेसी, इसको ग्रेटर एक्यूरेसी पे प्रोड्यूस करने के लिए। तो आई होप यदि आपने लुब्रिकेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, लुब्रिकेंट कूलेंट आपका क्लियर है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, करता लुब्रिकेंट का क्या काम होता है? लुब्रिकेंट काम करता है मशीन को स्मूथली चलाने के लिए एंड कम से कम लीस्ट लोड, मतलब कम लोड पर मशीन को स्मूथली चलाने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। इन पे भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बेस्ड, मतलब कई बार इनमें से भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर लेता है। ठीक है, जैसे पूछ लेता है, सर्कल डिनोट किया जाता है किस टाइम पीरियड के लिए, तो वो डेली के लिए किया जाता है। ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल वीकली के लिए, यदि किसी मशीन के ऊपर ट्राइंगल का एरे है और वहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है लुब्रिकेशन का उसके ऊपर एक ट्राइंगल बना है, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे आपको हर हफ्ते लुब्रिकेशन करना है। यदि सर्कल है तो सर्कल के हिसाब से आपको डेली करना है। यदि आपको दिया हुआ है स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से क्या होता है, मंथली आपको लुब्रिकेशन करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। एक क्यूरियोसिटी ये बनती है, कई बार दो मेरे जो साथी है फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं लुब्रिकेंट एंड कूलेंट में। चलिए वो डाउट भी आपका दूर कर देते हैं। फ्रेंड्स, लुब्रिकेंट एंड कूलेंट में डिफरेंस क्या होता है? कूलेंट क्या काम करता है? कूलेंट जो काम करता है वो कटिंग टूल के द्वारा, कटिंग टूल जब उसमें जो हीट उत्पन्न होती है उस हीट को ठंडा करने के लिए, देखिए जो उत्पन्न जो रेट उसकी, जो प्रोड्यूस हीट है, मतलब हीट की जो गर्म होने की जो क्षमता है, मतलब प्रोड्यूस होने की क्षमता, उसको कम नहीं करता, दर को कम नहीं करता, लेकिन जो पहले हीट हो चुकी है उसको ठंडा करता है, टूल को ठंडा करता है, वर्कपीस को ठंडा करता है। ठीक है, लेकिन लुब्रिकेंट का काम है, इसका काम बिल्कुल अपोजिट में। अपोजिट में कैसे समझ लेते हैं। बेसिक पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट इज टू रिड्यूस कोएफिशिएंट इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रैक सरफेस ऑफ कटर एंड चिप्स। ये क्या काम करता है? एंड देयर मिनिमाइज रेट ऑफ हीट जनरेशन, ये काम करता है हीट जनरेशन को कम करता है, बट ये हीट की जनरेशन को कम नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमने इनमें डिफरेंस एक मेन समझ लेना है। इस दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है हमारा, कूलेंट एक्ट ऑन द जनरेटेड हीट, जो ये कि जनरेटेड हीट के ऊपर काम करता है। इट कैन नॉट रिड्यूस, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कैन नॉट रिड्यूस रेट ऑफ हीट जनरेशन, यह हीट ऑफ जनरेशन की जो रेट है उसको रिड्यूस नहीं करता, बट हालांकि जो पहले से हीट जनरेट हो चुकी है उसको रिड्यूस करता है, जो लेकिन उसकी जो रेट है जनरेट होने वाली उसको कम नहीं करता। ये एक मेन डिफरेंस है, ये याद रख लेना। दूसरा है, लुब्रिकेशन कैन रिड्यूस द रेट ऑफ हीट जनरेशन, इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन रिमूविंग दैट इज ऑलरेडी
जनरेटेड, जो कि ऑलरेडी जनरेटेड होती है उसको ये जो कम करता है, ठीक है। लेकिन जो भविष्य में होने वाली हीट है, जो भविष्य में होने वाली हीट है उसको कम करता है, ना कि जो हो चुकी है उसको कम करेगा, ठीक है। लुब्रिकेंट का क्या काम होता है, इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। तो तीसरा हमारा है कोटिंग ऑन कटिंग टूल हैज नो रोल एज कूलेंट। जो कोटिंग की जाती है कटिंग टूल के ऊपर, वो कोई ऐसे मतलब कूलेंट की तरह कोई काम नहीं करती, बल्कि लुब्रिकेंट में काम कर जाती है। जैसे ग्रेफाइट की लेयर जमा देते हैं तो वो क्या काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कार्बन मुक्त होते हैं ग्रेफाइट में, फ्री कार्बन उपस्थित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक्ट एज ए गुड कूलेंट द कटिंग फ्लूइड शुड प्रोसेस possess हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो कूलेंट, अच्छा कूलेंट कब माना जाता है, अच्छा कूलेंट तब माना जाता है जब उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्षमता अच्छी हो, तभी अच्छा कूलेंट माना जाता है, ठंडा करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है। और अच्छा लुब्रिकेंट कब माना जाता है, टू एक्ट एज गुड लुब्रिकेंट टू कटिंग फ्लूइड शुड पजेस हाई लुब्रिसिटी। उसकी तरलता है वो अच्छी होनी चाहिए, तब एक लुब्रिकेंट अच्छा माना जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइस क्लैम्स आर यूज टू, वाइस क्लैम का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रोटेक्ट हार्ड जर्स के लिए, क्लैम द वर्क पीस रिजिडली, प्रोटेक्ट द फिनिश सरफेस के लिए, प्रिवेंट द रिमूवल जार बीइंग फिल्ड। प्रिवेंट द रिमूवेबल जा, जो मूवेबल जा होता है बाइस में आपने देखा ही होगा, ठीक है। जब बीइंग फिल्ड, उसको फिल्ड करने के लिए आप इजिली बता सकते हो, आपने ये तीसरे चौथे चैप्टर में आपको पढ़ा ही होगा वर्क होल्डिंग डिवाइस में, तो इसका आप क्लियरली आराम से बता सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रोटेक्ट करता है फिनिश सरफेसेस को, ठीक है। बाइस क्लैम्प क्या काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फिनिश सरफेसेस को। और किस तरह से करते हैं चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ये होती है हमारी बाइस, इसका जो साइज लिया जाता है जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है, ठीक है। ये क्या हो 75 से 150 mm तक की जॉ की चौड़ाई में इसके बाइस के साइज नॉर्मली आते हैं, अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। और जो इसके हैंडल होता है वो MS का होता है, और इसके जो स्पिंडल है, जो इसका स्पिंडल होता है ये, इस पर स्क्वायर थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड होती है मोस्टली, ठीक है। और इसकी जो हाइट रखी जाती है बेंच से ज़मीन तक की, जो तल की और इसकी बेंच की हाइट रखी जाती है वो 106 सेंटीमीटर रखी जाती है। और दूसरी चीज़ इसके साथ में एक चीज़ और क्लियर करनी है, इसके हैंडल की जो लंबाई होती है, लेंथ इस हैंडल की, तो इस जो जो 22 के साइज है उसकी 2.5 गुना तक रखी जाती है, ठीक है। 22 के लंबी आपको आ रहा दिख ही रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी जॉ प्लेटें हैं, ठीक है। ये क्या काम करती हैं, काम करती हैं जो हमारा फिनिश वर्क पीस है उसको सुरक्षित रखने के लिए, उस पर डेंट स्क्रैच ना पड़े, और जो हमें कार्य करना है हमारे इसलिए कर सकें, ठीक है। आई होप आपको ये इजिली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक्स बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ द, इनमें से क्या कारण हो सकता है, नया हेक्सा ब्लेड आप लेकर आए मार्केट से और कुछ टाइम चला उसके बाद वो लूज हो गया, इनमें से क्या कारण हो सकता है ये पूछा गया है, ठीक है। ए ऑप्शन है स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड, ब्लेड के खिंचाव के कारण। बी ऑप्शन है विंग नट थ्रेड्स बीइंग वर्न आउट, विंग नट के कारण जो विंग नट की जो थ्रेड है वो घिस गई है, इसके कारण वो लूज हो गया है। रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, गलत पिच आपने यूज कर ली ब्लेड की, इसके कारण। डी है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ शा, कटिंग की जो प्रक्रिया है उसका आपने इम्प्रॉपर सिलेक्शन किया है, ठीक है, अनुचित चयन के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर आंसर होगा वो स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लेड, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी नया ब्लेड अगर आप यूज करते हो उसको थोड़ा बहुत खिंचाव आपको देखने को मिलता है। उसको खिंचाव को कैसे रिमूव करना है, हमने बिग नट को टाइट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, तो उससे हमारा खिंचाव रिमूव हो जाता है। रही बात हेक्सा, हेक्सा का मैं चित्र इसलिए नहीं लेकर, डायग्राम इसलिए नहीं लाया क्योंकि हेक्सा आपने चलाया है, ITI की है तो हेक्सा आपने चलाया, आपको पता है अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको हेक्सा के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यूज़ भी किया है, तो उसके बारे में आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइज ऑफ थ्रीजा चक इज स्पेसिफाइड बाई, थ्रीजा चक का जो साइज है वो स्पेसिफाइड किया जाता है किसके द्वारा, द साइज ऑफ ईच जा, प्रत्येक जा के साइज के हिसाब से, और थिकनेस ऑफ ईच जा, एक जॉ के थिकनेस के हिसाब से, द डायमीटर ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, बॉडी की जो डायमीटर है उसके हिसाब से, विड्थ ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, ठीक है।
इजिली इसमें इसका आंसर आप कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। जो डायमीटर ऑफ द जो बॉडी होता है, चक की बॉडी का जो डायमीटर होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज लिया जाता है, चाहे 3 अचक हो चाहे 4 अचक हो। ठीक है, आपको दिखाया भी गया 3 अचक, इसके कुछ पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं, वो आपको देख लेने हैं। जैसे कि ये वाली चक्की होती है जिसके द्वारा को लूज एंड टाइट किया जाता है, किसी वर्क पीस को होल्ड किया जाता है इसमें। ये हमारी बॉडी होती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है। ठीक है, इसके जो एसेसरीज हैं उसको भी आप अच्छे से देख ले सकते हो। ये इंटरनल जो हो गए, किसी भी मतलब हॉल टाइप की पाइप वगैरह को, कोई भी हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए इंटरनल जॉब के द्वारा, और आउटर जॉब के द्वारा यहाँ से आप पकड़ सकते हो। एक्सटर्नल जॉब, बैक प्लेट, राउंड व्हील, स्क्रॉल। ठीक है, और ये हमारी होगी की सॉकेट विद बेवल गियर पिनियन के साथ। ठीक है, तो इजिली इसके बारे में आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंटेड कार्बाइड इज कैपेबल ऑफ कटिंग स्पीड। सीमेंटेड कार्बाइड एंड इज कैपेबल होता है ऑफ कटिंग स्पीड 3 to 4 टाइम ग्रेटर देन HSS, 5 to 8 टाइम्स, 8 to 10 टाइम, 10 to 15 टाइम्स। पूछा गया है सीमेंटेड कार्बाइड के, इजी क्वेश्चन है। सीमेंटेड कार्बाइड क्वेश्चन ये तो मैं इसलिए लेके आया क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और कई बार कंफ्यूज होने के कारण दोस्त लोग गलत करके आ जाते हैं। कंफ्यूज किस में होते हैं? ए और बी में, मोस्टली ए एंड बी। ठीक है, तो वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 to 4 टाइम्स होगा। सीमेंटेड कार्बाइड एंड HSS में जो डिफरेंट होता है 3 to 4 टाइम, जो मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो सीमेंटेड कार्बाइड को। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कटिंग टूल यूज टू enlarge a hole is known as। कटिंग टूल, कौन सा कटिंग टूल यूज किया जाता है होल को enlarge करने के लिए? उसका नाम है ड्रिल। ड्रिल तो वही होल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टैप, टैप का प्रयोग आप इंटरनल थ्रेड काटने के लिए करते हो। डाई, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। बचा ऑप्शन एक, तो सीधी सी बात है डी इज द करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं किस तरह का ये प्रोसेस होते हैं। ये ड्रिल किए हुए होल है, समझ लीजिए ड्रिल किया हुआ है उनमें ऑलरेडी, बट सेंटर ड्रिलिंग को छोड़ के। ठीक है, इसके जो होल को इनलार्ज किया जाता है, थोड़ा सा इनलार्ज, मतलब इनलार्ज से मतलब ऐसा नहीं कि तुम ज़्यादा बड़ा करना है, थोड़ा इनलार्ज करना, रिमर का प्रयोग किया जाता है। बट इंटरनल थ्रेड जो कट रही है यहाँ पर टैपिंग के द्वारा, एंड ये काउंटर बोरिंग प्रोसेस है, काउंटर सिंकिंग प्रोसेस, एंड सेंटर ड्रिलिंग प्रोसेस, एंड स्पॉट फेसिंग प्रोसेस। स्पॉट फेसिंग प्रोसेस क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हम इसके इसके ऊपर जो एक बोल्ट का हेड है वो पूरी तरह से फ्लैटनेस उसकी उसको प्राप्त हो जाए और आसानी से इस पर पूरी सतह पर बैठ जाए। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन मेटल इज एन अलाय ऑफ। गन मेटल अलाय है किस किस का? कॉपर एंड टीन एंड जिंक का, कॉपर लेड एंड जिंक का, कॉपर जिंक एंड निकल का, लेड एंड निकल का। तो इनमें से किसका अलाय है गन मेटल? गन मेटल इज ए अलाय ऑफ कॉपर, टीन एंड जिंक। इसमें कंटेंट्स हमें याद रखना है, 88% कॉपर होता है, 10% टीन होता है, 2% जिंक होता है। ठीक है, मोस्टली आपको ये याद रखना है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है नेवी के जो शिप्स वगैरह बनते हैं उनमें यूज़ अधिकतर इसका किया जाता है। ठीक है, तो इसको इसको जो फोर्ज किया जा सकता है 600 डिग्री से ऊपर तक इसको फोर्ज किया जा सकता है। यूज़ किया जाता है बॉयलर फिटिंग, बूसेस, बियरिंग, ग्लैंड्स आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बी ग्रुप ऑफ कास्ट आयरन पुली, ये इसरो में पूछा गया था टर्नर के एग्जाम्स में। बी ग्रुप्स ऑफ कास्ट आयरन पुली have to be fine turn, which one of the following work holding methods gives the highest concentricity। हाईएस्ट कंसेंट्रिसिटी की जो एक्यूरेसी इनमें से किस मेथड द्वारा प्राप्त कर सकते हो, ये पूछा गया। ऑप्शन पहला है होल्डिंग बिटवीन ए फोर्जचक एंड रिवॉल्विंग सेंटर के साथ है। ठीक है, रिवॉल्विंग सेंटर कैसे लगा दोगे यार? सोचो, थोड़ा सा माइंड पे जोर डालो। वी ग्रुप कास्ट एंड पुल्ली है, पुल्ली में कहाँ से आप किस तरह से रिवॉल्विंग सेंटर लगाओगे? तो इसको तो आप एलिमिनेट वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आता है होल्डिंग बिटवीन ए थ्री जाचक एंड सपोर्टिंग विद ए पाइप सेंटर। पाइप सेंटर हो सकता है, बट इसमें आपको क्या दे दिया है यहाँ पे? होल्डिंग बिटवीन थ्री जाचक। थ्री जाचक में आप ये पुल्लियों कभी भी कंसेंट्रिसिटी जो आपको अच्छी एक्यूरेसी में करनी नहीं करनी चाहिए थ्री जाचक पे, तो प्रायोरिटी देनी चाहिए आपको फोर जाचक पे। ठीक है, इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। बचे ऑप्शन आपके पास दो, सी एंड डी। सी में क्या है?
होल्डिंग ऑन ए स्प्लिट मैंडल एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर के मध्य पकड़ के स्प्लिट मैंडल पर। तो ये भी हो सकता है, बट मे अप्रोप्रिएट आंसर जो हमें देखना है वो देखते हैं। होल्डिंग ऑन कॉन मैंडल, ठीक है, एंड मशीनिंग बिटवीन सेंटर्स। कॉन मैंडल पर पकड़कर सेंटर के मध्य इजिली आप हाईएस्ट कंसेंट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हो। तो डी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। टर्नर के इसरो के एग्जाम से पूछा गया था, 2016 का जो एग्जाम हुआ था टर्नर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने में मैंने आपको करवा रहा हूँ ये हर बार मल्टी टाइम एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आई होप आगे भी होते रहेंगे, कई एग्जामों में रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट इज यूज्ड फॉर। टम्बलर गियर में जो क्वाड्रेंट है उसका क्या काम है, ठीक है। ये पूछा गया, इंक्रीज द स्पीड ऑफ स्पिंडल, इंक्रीज तो करती नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर दो। डिक्रीज द स्पीड ऑफ स्पिंडल, इसको भी एलिमिनेट कर दो। इंक्रीज डिक्रीज तो दोनों तो ये खाली ऑप्शन बनाने के लिए दिए गए हैं, इनको आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेशन प्रोसेस याद रखो। सी हमारा, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू। लीड स्क्रू की रोटेशन है, की डायरेक्शन चेंज करने के लिए, बिल्कुल सही। डी पढ़ लेते हैं, डी क्या है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल की डायरेक्शन से क्या मतलब है हमें, स्पिंडल की डायरेक्शन का मतलब नहीं है हमें, तो मतलब है यहाँ टम्बलर गियर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, तो लीड स्क्रू की डायरेक्शन है, रोटेशन उसको चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साक्षात एक बार दर्शन भी कर लेते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। ये होता है हमारा टम्बलर गियर, जो कि 3 गियरों का एक सेट होता है, ठीक है। ये हमारा 3 गियरों का एक सेट है, ये टम्बलर यूनिट है हमारी। इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट प्लेट दिख रही है, ठीक है। ये हमारी आइडलर गियर है, इसका क्या काम है, ये हमारी जो क्वाड्रेंट, ये हमारी जो गियर लगी हुई है, इस गियर का क्या काम है, इसके द्वारा हमें, ये हमारी ड्रिवन गियर है, इसके द्वारा हमारे दो, ये आइडलर, ड्राइवर, ड्रिवन एंड हमारी ड्रिवन गियर, इसका जो, इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है, यही हमारी जो फीड रोड है या आपकी आपकी लीड स्क्रू है, उसको क्या करता है, ये फीड प्रदान करता है। जैसे कैरिज में एपरन मोशन में आपका एपरन का जो मैकेनिज्म है, उसको पूरे कैरिज को मूवमेंट इसी के द्वारा प्रदान होती है। इसके साथ में एक चीज़ हमने और ध्यान रखनी है, ये तो आप समझ ही गए, टम्बलर गियर का जो यूनिट है, 3 यूनिट की एक गियर होती है, ठीक है। इसमें जो कार्य होता है इसका, बेसिकली कार्य इसका यही होता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू। बट इसमें कई बार क्वेश्चन एक दो तरीके से और बना के पूछ लेता, जैसे यदि आप टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर कैरिज को मूव करते हो, स्पिंडल और लीड स्क्रू की रोटेशन किस दिशा में होगी, ठीक है। उस कंडीशन में होती है सेम, यदि टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर कैरिज आ रहा है, कैरिज हेड स्टॉक की ओर आ रहा है, दोनों की कंडीशन सेम होगी रोटेशन। बिटवीन, अगर कैरिज आपका हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर जा रहा है, उसमें क्या हो जाता है, ये कंडीशन आपकी अपोजिट हो जाती है। आपकी कंडीशन क्या हो गई, स्पिंडल आपका एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ठीक है, आपकी तो साइड ही घूम रहा है, बट जो आपका लीड स्क्रू की जो रोटेशन हो जाती है वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो ये हम एडिशनली तौर पर याद रख लेना, क्योंकि इस पे बेस कई बार क्वेश्चन पुट होते रहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNC lathe machines have built-in coordinate measuring system. The zero position on the coordinate system is called. Coordinate system को क्या बोला जाता है इनमें से, जो कि बिल्ड किया जाता है इन कोऑर्डिनेट मेजरिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। द जीरो पोजिशन ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पर मशीन जीरो पॉइंट, वर्क जीरो पॉइंट पर, प्रोग्राम जीरो पॉइंट पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मशीन जीरो पॉइंट पर होगा, ठीक है। मशीन जीरो पॉइंट पर है, इसलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो आज के आपको टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के 10 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यदि अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी तरह आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड होता रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल कैंपेन।